हेलो एंड वेलकम बैक टू द विन साइंस। ये है पार्ट बच्चों ये है पार्ट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और आज ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा दी एंड। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था वो जान लेते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के कैसे फ्लो होती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया वो पढ़ा था। फिर ये 2n² वाला फॉर्मूला पढ़ा था और ये ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्स के बारे में पढ़ा था जहाँ पे हमने 2n² के बारे में पढ़ रखा है बच्चों। तो तब यहाँ से आगे वैलेंसी भी पढ़ रखा था। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग पावर। तो आप लोगों को जान के लेना है कि भाई अब आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। तो अब से आपको एटम को कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है ताकि आपको सब कुछ बहुत आसान जाए समझने में। तो जब मैं कहता हूँ ना कि ये एटम है, रुको मुझे पेन लेने सिलेक्ट करने दो। तो जब मैं कहूँगा ना कि ये एटम है, तो एटम में ये जो है ना ये होते हैं ELECTRONS इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो अंदर के रेड वाले होते हैं ना वो होते हैं PROTONS। और ये जो ब्लू होते हैं ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। इस तरह से होता है कुछ एटम। और ये जो है ना ये वाइट वाइट गोला, तो इस ये इमेजिनरी होता है और इसको हम कहते हैं SHELLS शेल्स। अब आगे हमने किया था वैलेंसी को डिस्कस। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो टेबल दिया गया है इसे गो थ्रू करो जो 51 पेज नंबर पे है। तो इसके बाद हम पढ़ने जाते हैं कि वैलेंसी के आगे इन्होंने क्या दिया है। तो 1 2 3 लेट स्टार्ट। चैनल का नाम है विन साइंस, WINSCIENCE। इसको कर दीजिए PSCRIBE सब्सक्राइब। तो the combining capacity of atom of elements, that is their tendency to react and form molecule with atoms of same or different element, was thus explained as an attempt to attain the fully filled outermost shell। मतलब ये जो अटेम्प्ट किया गया था कि एक टेंडेंसी रिएक्ट करने की जानने के लिए, तो तब हमें ये समझ में आया कि फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होगा तो ये रिएक्ट करेगा नहीं ज़्यादा। अब आगे मेरा थोड़ा गला ख़राब हो गया है। एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वॉज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। ऑक्टेट अगर वर्ड नया आ रहा है तो मैं बता दूँ, ऑक्टेट मतलब 8 चीज़ों का समूह या फिर 8 चीज़ों का ग्रुप। Atoms would thus react so as to achieve an octet in outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons। तो एटम्स की टेंडेंसी क्या होती है ना, हमें भाई 8 करवाने हैं, ये इनकी टेंडेंसी हो जाती है। तो इसके लिए ये लोग क्या क्या मेहनत कर सकते हैं, ये गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा होगा तो, और इस तरह से हो जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस्ट और शेयर्ड so as to make octet of electrons is in the outermost shell। मतलब ये बाहर के ही शेल में चलता है, ऑक्टेट वाले शेल में ही चलता है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का और बाकी सारी चीज़ें। This shells gives us directly the combining capacity of एलिमेंट, दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई इसकी वैलेंसी कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की वैलेंसी हो जाती है 1। सिंस ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में। आपको मैं दिखाता हूँ सोडियम का, देखो 281, इसलिए मैंने कहा था ये कर लो। अगर यहाँ पे 1 है तो फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इस तरह से होता है। तो इनका वैलेंसी हो जाता है 1। कैन यू टेल मी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 और 3। आइए हम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम पहले, इसका देखो 2 है
और एल्यूमिनियम का 3 है। समझ गए? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, पूरा कैपेसिटी मतलब 8 के आसपास अगर होगा, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन डिफरेंट वे, तब हम वैलेंसी को किसी अलग वे में डिटरमाइन कर लेंगे। ओके, जैसे फ्लोरीन एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। अब देखो फ्लोरीन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, यहाँ पे आपको फ्लोरीन भाई साहब दिख जाएंगे। देखिए फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसमें ना 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर के शेल में। तो फिर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये ऑक्टेट बन जाए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसका वैलेंसी कितना बन जाएगा? ये 7 लूज़ करेगा या 1 गेन करेगा? यस, 1 गेन करेगा जल्दी से। तो इस तरह से होता है। बट इट इज़ ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज भी करेगा ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ एक इसको गेन करवा देते हैं। हेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन ऑक्टेट। मतलब 8 - 7 कितना आएगा? 1। तो इसका वैलेंसी भी 1 आ जाता है। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पे है ऑक्सीजन 6, 8 - 6 इसका वैलेंसी आएगा 2। देखो वैलेंसी 2 है कि नहीं? तो इस तरह से कुछ आपको कैलकुलेट करने को आना चाहिए। Therefore an atom of each element has definite combining capacity called valency। मतलब डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब इतने तो करना ही करना पड़ेगा अगर इसको स्टेबल बनना है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी। अब आपको ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। वैलेंसी किस तरह से फाइंड करनी है मैंने बता दिया है, लास्ट क्लास में भी, इस क्लास में भी हो चुका है वो। अब अब आगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अब हम ये जानने वाले हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। मतलब इस तरह का नंबर जो इसके अंदर के प्रोटॉन्स को डिफाइन करे। किसी भी चीज़ के अंदर के प्रोटॉन्स, आयरन के अंदर के प्रोटॉन्स को, कार्बन के अंदर के प्रोटॉन्स को, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब आयरन के अगर हमने 10 सैंपल्स ले लिए तो इनका एटॉमिक नंबर सेम निकलेगा। हाइड्रोजन के 2 लीटर के सैंपल्स लिए सेपरेट इनका भी एटॉमिक नंबर सेम मिलेगा। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। मतलब जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे इसी तरह से हम एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये एटॉमिक नंबर। अब आगे फॉर हाइड्रोजन Z=1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, सिंस इसके अंदर प्रोटॉन 1 आता है, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। अगर भूल गए हो तो पिछले वाले लेक्चर्स देख लो बच्चों। बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। सिमिलरली कार्बन के अंदर 6 होते हैं। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखो एटम का पिक्चर, एटम भाई अपना फेस दिखाओ चलो। हाँ, तो इसमें जितने भी प्रोटॉन्स आएंगे ना इसके अंदर, रुको मैं थोड़ा क्लीन साफ सुथरा कर देता हूँ। तो इसके अंदर जितने भी, इसके अंदर रुक जाओ, इसके अंदर जितने भी PROTONs होंगे ना उतना होगा इसका Z। ये आपको अभी से याद कर लेना है, ये आगे जाके भी बहुत जगहों पे आने वाला है। इसी तरह से हम पढ़ लेते हैं मास नंबर क्या होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। मतलब हमने वैसे भी पहले ही पढ़ रखा है कि किसी भी एटम का सेंटर में जो होता है वही इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम निग्लिजिबल मतलब 0 के आसपास मान लेते हैं। तो मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही बनेगा, राइट? बिकॉज एटम भाई फिर से शक्ल दिखा दो। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन्स और P एंड N, इसके अंदर सिर्फ P एंड N है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसके मास को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। नहीं,
रुको, एटॉमिक नंबर नहीं, इसको हम कहते हैं मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर का सिंबल मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो मुझे बताओ, एक मिनट, ये न्यूक्लियस मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। देखो, जब मैं कहता हूँ कार्बन का एटम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 6 6 6। तो इसका एटॉमिक एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर जितने इसके अंदर प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। लेकिन इसका जब मैं मास नंबर कहूँगा तो ये कितना आएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12। देखो 12U। अब न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन में कह रहा हूँ, जो आपको लिख के लेनी है। टोटल नंबर ऑफ protons and neutrons inside an atom's nucleus is called as nucleons. nucleons मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब ये न्यूट्रॉन्स, यूजुअली न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन्स होता है, लेकिन कई कई मायनों में न्यूट्रॉन्स कम पड़ जाते हैं, प्रोटॉन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए? नाइस। अब कार्बन के लिए देखो, 6 न्यूट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, तो ये बन गया 12 इसका एटॉमिक, नहीं इसका मास नंबर। सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 है, जिसमें 13 प्रोटॉन्स है और 14 न्यूट्रॉन्स है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए। मास नंबर को ए है और एटॉमिक नंबर को Z है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एलिमेंट का सिंबल, ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। देखो नाइट्रोजन का कुछ ऐसा लिखे हुए आएगा। कार्बन का कैसे आएगा मुझे बताओ? 12 6, राइट। ऑक्सीजन का बताओ? 8 16, राइट। नियॉन का बताओ? 9 18, राइट। यस। अब कई कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हर बार सेम हो ऐसा नहीं होता। नेचर में एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसमें मास में थोड़ा सा चेंज आएगा। किसी में अगर 2 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो इसका मास थोड़ा ज़्यादा आएगा, किसी में कम है तो इसका मास कम आएगा, किसी में स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड मतलब जितना है उतना आएगा। तो इन इन लोगों को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर मतलब Z इज सेम, लेकिन मास नंबर मतलब A इज DIFFERENT। अब आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर का सिंबल A होना चाहिए, यही आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर का सिंबल A नहीं है, मास नंबर का सिंबल A है। ये एग्जैक्टली उल्टा है। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप्स आपको कम से कम 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। अगर आपने उसके बाद साइंस में पढ़ाई चालू कर दी फिर तो आइसोटोप से तो मैं आपको कुछ बेसिक वाले पढ़ा देता हूँ। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है। कार्बन के है, कार्बन का C12 एंड कार्बन का C14। क्लोरीन का है C35 and C37, Cl37। On the basis of these examples, isotopes are defined as atoms of same element having same atomic number but different mass numbers। ये आपको important है, याद आना चाहिए। Therefore, we can say that there are 3 isotopes of hydrogen atom: protium, deuterium and tritium। I hope you are understanding this। बहुत ज़्यादा आसान है। हम चैप्टर की एंड की तरफ प्रस्थान करते हुए 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा का पूरा रुको LAYED हो जाएगा। बस थोड़ा सा आगे है। मेनी आइसोटोप कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर, मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। मतलब कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आइसोटोप्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ये सारे होते हैं, लेकिन हम इनको कुछ ज़्यादा अलग नहीं पढ़ते बिकॉज आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्जैक्टली सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंज आता है बिकॉज मास थोड़ा ऊपर नीचे होता है। क्लोरीन ऑकर्स इन नेचर in 2 isotopic forms, mass 35 and 37 in the ratio 3:1। मतलब 3:1 रेशो में। इसका मतलब ये नहीं कि इसके मास का रेशो 3:1 है। मैं ये कह रहा हूँ अगर
3 एटम्स हमको मिले 35 वाले, तो 37 वाला एक बाबू मिल जाएगा हमको। समझ गए? हाँ। द क्वेश्चन arises that what should we take as the mass of chlorine atom। तो अब सवाल उठता है, चलो हमने ये मान लिया 37 भी है, 35 भी मास है, तो हम कौन सा पकड़ेंगे भाई? तो हम ना एवरेज पकड़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास पकड़ेंगे। एवरेज अब हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इन्होंने रेशियो क्या दिया है, 3:1, मतलब टोटल मिलके कितना होता है 4, 3 + 1। तो 4 मतलब अगर इसको हमने 100 मान लिया तो 75/100 हो जाएंगे 35 वाले, और 37 वाले हो जाएंगे 25/100, मतलब 1/4, और ये 3/4 हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर हमने ये निकाला सक्सेसफुली तो इसका एवरेज आ जाता है 35.5, तो इतना मास आ जाता है इसका। समझ गए? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट is taken as the average mass of all naturally occurring atoms of that element। मतलब आइसोटोप्स के एवरेज का मास आ जाएगा। गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब होते हुए, लेकिन कोई नहीं, हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे चाहे कितनी भी बार खांसी आए, जुकाम आए, सब कुछ भी आ जाए। इन एन एलिमेंट, इफ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप्स देन द मास ऑफ हैज़ नो आइसोटोप then the mass of atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it। मतलब अगर एलिमेंट में कोई आइसोटोप नहीं है, फिर मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास एग्जैक्टली उसके सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इक्वली होगा। बट अगर एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में आता है तो फिर हमको परसेंटेज लेके एवरेज मास को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ द क्लोरीन हैज़ फ्रैक्शनल मास। अब देखो, आप फ्रैक्शनल मास तो ले नहीं सकते, मतलब एक पूरा एप्पल और आधा एप्पल बेच नहीं सकते। तो ये आप आधा एप्पल तो बेच नहीं सकते, तो आप ये जो होता है वो एवरेज मास ही होता है क्लोरीन का। किसी भी क्लोरीन के एटम का मास आपको 35.5 नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एवरेज मास है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है आइसोटोप्स की? तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो कुछ होती है इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती है। जिस तरह से यूरेनियम का जो एक आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है फ्यूल की तरह। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप गोइटर, मतलब जो गला कुछ इस तरीके से शेप में आ जाता है। देखो इस तरह का गला इस तरह से सूज जाता है, इसको गोइटर कहते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का आइसोटोप यूज में आता है। अब जानते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब ऐसे जिनमें न्यूक्लियॉन्स सेम है, इसको हम पढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम of atomic number 20 and argon of atomic number 18। the number of protons in these आज पता नहीं क्या हो गया है, क्या खा लिया मैंने। atoms are different but the mass number of both of these elements are 40। तो इनका मास नंबर तो 40 आएगा सिंस अब देखो यहाँ पे हम बता सकते हैं कैल्शियम, इसका Z है 20, अर्गोन जिसका Z है 18, लेकिन इन दोनों का A है 40। वाह मैजिक। नहीं, इन्हीं टाइप के लोगों को कहते हैं हम आइसोबार्स। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है कि टोटली न्यूक्लियॉन्स जो है मतलब N+P, ये दोनों में N+P है, लेकिन P में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब N ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस तरह से सीन है इनमें।
तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा है लेक्चर तो प्लीज़ SUPSCRIBE का बटन दबा दो। मैं अब आपको बेल आइकॉन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इतने तो मैं एफर्ट्स ले ही सकता हूँ बिकॉज मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। देखो, मजाक मत बनाना, लेकिन है थोड़ी सी ख़राब है ड्राइंग मेरी। ये बेल बन चुका है हमारा। ये बेल नहीं भेल दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं। देखो, बेल आइकन भी दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। ढेर सारा प्यार आपको, ढेर सारी बेस्ट विशेष। ऑफिशियली एंडेड, दी एंड लिख भी देता हूँ। ये आपके स्कूल वाले टीचर्स इसको 7 से 8 दिन में कवर करेंगे। इसका रीज़न बताता हूँ। हर किसी का लर्निंग का स्पीड जो होता है ना, वो सेम नहीं होता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि खुद से भी समझना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स। और दूसरी बात, मैंने वेबसाइट चालू कर दी है जिसका नाम है winsciencehub.wordpress.com। यहाँ पे जाके आपको मिलेगा सब कुछ। जिस जिस चैप्टर की लिंक चाहिए, जिस जिस चैप्टर की PDF चाहिए, जिस जिस चैप्टर का जो भी चाहिए, जो मेरे पास है और वो आपको चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पे। आप जाओ, एक्सप्लोर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात, इस चैप्टर को बार बार पढ़ लेना, स्पेशली लास्ट के आइसोटोप्स आइसोबार्स को एग्जाम्पल्स थोड़े से याद कर लेना। बाकी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी था और हमने ये फिनिश कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपको मिलेंगी कल मेरे चैनल विन साइंस पे। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।